हेलो एवरीवन, वेलकम टू लूसेंट कोचिंग क्लासेस। मेरा नाम है पूजा और आज हम केमिस्ट्री में एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपके हर एक एग्जाम्स में 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर होता क्या है इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। देखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब एटम से रिलेटेड स्ट्रक्चर है, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि एटम क्या होता है। तो देखिए, एटम हमारे पास क्या है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटी इकाई जो होती है, तो सबसे छोटा पार्ट हमारे पास जो होता है उसको हम एटम बोलते हैं। ठीक है, एटम आपका इतना छोटा पार्ट है कि उससे ज्यादा छोटे पार्ट हो ही नहीं सकते हैं, मतलब हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, कट नहीं कर सकते। ठीक है, ये दैट इज अविभाज्य, हम उसको डिवीजन नहीं कर सकते हैं। सेकंड, ये अविनाशी, अविनाशी मतलब वो कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, एटम हमारे पास क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है और जो कभी विभाजित नहीं हो सकता वो एटम कहलाता है। ठीक है, अब इस एटम के बारे में हमें सबसे पहले किसने बताया और इस एटम के स्ट्रक्चर के बारे में किन किन साइंटिस्ट ने हमें अच्छे से एक्सप्लेन किया और एक पर्टिकुलर जो लास्ट स्ट्रक्चर था वो हमें बताया, तो इस चीज के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, एटम के बारे में हमें सबसे पहले बताया महर्षि कणाद ने। ठीक है, महर्षि कणाद ईसा से 800 साल पहले उन्होंने ये बात बता दी थी कि परमाणु भी एक इकाई होती है जो बहुत स्मॉलेस्ट होती है। ठीक है, बट इसका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि ये बात उन्होंने बताई थी, क्योंकि लिखित में हमारे पास कहीं पे भी नहीं है कि कणाद ने हमें ये बताया था कि एटम हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जो नेचर में पाया जाता है और बहुत ही छोटा सूक्ष्म पार्टिकल होता है, अविभाज्य होता है। ठीक है, तो ये बात कणाद ने हमें बताई, बट हमारे पास इसका कोई प्रूफ नहीं था। फिर हमारे पास क्या आए, जॉन डाल्टन आए। ठीक है, अंग्रेजों का टाइम आ गया, जॉन डाल्टन हमारे पास आ गए इन 1808 में। इस टाइम पे हमारे पास जॉन डाल्टन नाम के साइंटिस्ट आए। उन्होंने हमें क्या बताया कि फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी के बारे में, मतलब प्रथम परमाणु सिद्धांत के बारे में, उस सिद्धांत में क्या बताया, यही सेम बात जो कणाद ने हमें बताई, क्या कि एटम आपका बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्ट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। दूसरी बात, वो कभी डिवाइड नहीं हो सकता, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। यही सेम बात डाल्टन ने हमें बताई। ठीक है, बट उन्होंने प्रूफ दिया था, उन्होंने इस चीज को लिख के हमें प्रूफ कर दिया था कि ये चीज होती है। तो हमने जो थ्योरी हमें दी गई वो जॉन डाल्टन, अगर हमसे कोई पूछता है कि फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी किसने दी, तो आप आंसर में लिखोगे जॉन डाल्टन ने हमें ये चीज बताई थी। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि हमारे पास 2 या 2 से अधिक परमाणुओं को मिला के, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं को मिला के क्या बन जाता है, एक कंपाउंड बन जाता है, एक यौगिक परमाणु बन जाता है। ठीक है, 2 या 2 से अगर ज्यादा परमाणु मिल जाते हैं तो एक यौगिक परमाणु मिल जाता है। इन्होंने क्या बताया हमें, कंपाउंड एटम के बारे में बताया। ठीक है, देखिए अब ये क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ से क्या कि जो जॉन डाल्टन है उन्होंने 2 एटम को मिला के क्या बनाया था, तो आप बताएंगे कंपाउंड एटम बनाया था। ठीक है, वैसे हमें पता है, हमें जनरली पता है कि 2 या 2 से ज्यादा एटम जब कंबाइन होते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है ना, एक अणु बनता है, बट इन्होंने मॉलिक्यूल नाम नहीं दिया था, उसको क्या नाम दिया था, कंपाउंड एटम दिया था। ठीक है, तो ये सर हमारे पास किसने बताया था, जॉन डाल्टन ने हमें ये सारी चीजें बताई थी। क्लियर है आपको यहाँ तक? ठीक है, इसके बाद हम आते हैं जॉन डाल्टन की जो ये बात है, आगे 1904 में एक साइंटिस्ट आए जे थॉमसन ने, उन्होंने इसको और एक्सटेंड किया, इन्होंने और स्टडी की और इन्होंने एटम के बारे में क्या बताया कि एटम के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट का क्या मतलब होता है कि आपके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं किसी परमाणु की संरचना में। ठीक है, उन्होंने हमें एक मॉडल दिया, उस मॉडल का नाम है प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल, देखिए जो प्लम पुडिंग नाम बताया गया है आपको, ये प्लम पुडिंग क्या है, ये जर्मनी की जनरली एक स्वीट होती है, एक मिठाई होती है। ठीक है, ये प्लम पुडिंग उस मिठाई का नाम है, वहीं से हमारे पास ये मॉडल आया है जनरली। और अगर हम इंडिया के तौर तरीके से बात करें तो तरबूज का नाम आपने सुना होगा, जैसे तरबूज की शेप होती है, तरबूज में हमारे पास रेड पार्ट और उसके जो बीज होते हैं, वैसे ही एक मॉडल है जिसको हम तरबूज मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, इस मॉडल में क्या बताया गया, देखिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, एटम का पार्ट है, इसमें हमारे पास बीज की फॉर्म में, जैसे तरबूज है, जैसे इसमें ये बीज है हमारे पास छोटे। ठीक है, जो तरबूज का रेड पार्ट होता है हमारे पास वो पॉजिटिव चार्ज है, वो क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, धन आयन है, और जो नेगेटिव चार्ज है हमारे पास, ये क्या है, जो बीज है आपके पास, ये नेगेटिव चार्ज है, ऋण आयन है।
ठीक है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि हमारे पास पर्टिकुलर एटम की संरचना में क्या होता है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपके धनायन और ऋणायन प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर। ठीक है, ये हमारे पास किसने बता दिया, सर जे थॉमसन ने हमें बता दिया। ठीक है, अब जे थॉमसन ने ये चीज बताने के बाद हमें आगे और कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, इतना बता दिया कि ऐसी स्ट्रक्चर होती है। उसके बाद हमारे पास आए अगले साइंटिस्ट, कौन, रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड ने हमें क्या बताया, रदरफोर्ड ने हमें बताया इन 1911 में हमारे पास ये आए, 1911 में हमारे पास साइंटिस्ट आए। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिस एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं गोल्डन फिल्म एक्सपेरिमेंट या फिर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, स्वर्णपत्री प्रयोग या फिर अल्फा पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट हम इसको बोलेंगे। इन्होंने क्या किया, जनरली अल्फा पार्टिकल को लिया और उन अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करवाया किस पे, गोल्ड फॉइल पे। देखिए कुछ इस तरह से हमारे पास कराया गया। हमारे पास ये एक गोल्ड फॉइल है और यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल्स हैं आपके, ये अल्फा पार्टिकल्स आपके रदरफोर्ड ने कम से कम 20,000 के नियर अबाउट अल्फा पार्टिकल्स क्या कराए, बम्बार्ड करवाए आपके, कहाँ पे, इस गोल्ड फॉइल पे। ठीक है, बम्बार्ड करवाए मतलब इसके ऊपर बौछार करवाई हमारे पास गोल्ड फॉइल पे। ठीक है, जैसे ये बम्बार्डमेंट हुई तो हमने देखा कि जो रदरफोर्ड ने देखा कि जो पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल आपका क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है। अल्फा पार्टिकल आपको पता ना क्या होता है, अल्फा पार्टिकल हीलियम 4 2 और 2 पॉजिटिव। ठीक है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो अल्फा पार्टिकल आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। तो हमने देखा कि अल्फा पार्टिकल जो है वो मोस्टली अल्फा पार्टिकल आपके कॉर्नर की साइड जा रहे हैं। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि मोस्टली अल्फा पार्टिकल कहाँ जा रहे हैं, आपके कॉर्नर की साइड जा रहे हैं। तो आपको इस चीज का बहुत अच्छे से पता है कि पॉजिटिव आपस में क्या करते हैं, हाँ जी, पॉजिटिव आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, और पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये चार्ज की प्रॉपर्टीज है ना, अगर सेम चार्ज होंगे तो रिपेल होगा और अलग चार्जेस है तो अट्रैक्शन होता है हमारे पास। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए आपकी जो अल्फा पार्टिकल्स हैं आपके पास, ये सारे अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे हैं, कॉर्नर की साइड जा रहे हैं। तो कॉर्नर की साइड जा रहे हैं मतलब यहाँ पे कोई एक ऐसा चार्ज है जो इनको अपनी साइड अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को कौन सा चार्ज अट्रैक्ट करता है, और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है। नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है भाई। ठीक है, इन्होंने देखा कि सेंटर की साइड, जो सेंटर है हमारे पास, वहां पे कोई भी पार्टिकल नहीं गया, बट उन 20,000 में से कोई एक पार्टिकल, एक ने हिम्मत की और वो कहाँ गया, सेंटर से पास होने की कोशिश की। तो वहां पे क्या ऑब्जर्व किया कि जो पार्टिकल सेंटर पे जा रहा है वो उसी पाथ पे वापिस आ रहा है, जिस पाथ से वो गया है उसी पाथ से क्या आ रहा है, वापिस आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या है आपका, जब उसी पास से वापस आने का मतलब क्या, रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है। रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है मतलब ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे भी कोई पॉजिटिव चार्ज है ना जो उस पर्टिकुलर पार्टिकल को क्या कर रहा है, वापस भेज रहा है, रिपेल कर रहा है। ठीक है, तो स्कैटरिंग, जो रदरफोर्ड स्कैटरिंग है उसमें क्या चीज ऑब्जर्व हुई कि किसी भी मेटल के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके कॉर्नर पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर दे दिया किसने, रदरफोर्ड ने। कुछ इस तरीके से देखिए, कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर मिला कि हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है बीच में और इसके बाहर हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता है हमारे पास, यहाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, बट ये एक्सप्लेन क्या नहीं कर पाई इन्होंने, क्या चीज नहीं कंप्लीट करी। देखिए इलेक्ट्रॉन जब वो बाहर घूम रहा है मेटल के बाहर, हमारे पास किसी भी मेटल के बाहर ऐसे घूम रहा है, तो वो क्या कर रहा है, जनरली घूमते 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 अपनी एनर्जी को, अगर हम कोई वर्क डन करते तो हमारी एनर्जी रिलीज होती है। तो आपका इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज के बाहर घूम रहा है तो वो अपनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, एनर्जी उसकी कम हो रही है, और एनर्जी कम होते 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 लास्ट में क्या होगा कि वो पॉजिटिव चार्ज के साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो जो बीच में हमारे पास पार्ट है दैट इज न्यूक्लियस, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने क्या नाम दिया इसको, न्यूक्लियस दिया। ठीक है, नाभिक,
नाभिक। तो हमारे पास रदरफोर्ड ने क्या नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन मूव करते करते अपनी एनर्जी को लॉस करते चले जाएंगे और वो कहाँ पे आके मिल जाएंगे, नाभिक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर आके मिल जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एटम का जो स्ट्रक्चर है वो खत्म हो गया, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं और वो कहाँ आ रहे हैं, आपके न्यूक्लियस के अंदर आ रहे हैं, दैट मीन कि आपका जो स्ट्रक्चर है एटम का वो खत्म हो गया। बट अभी तो हमने बताया कि एटम तो आपका क्या है, अविनाशी है, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गई, लिमिटेशन आ गई, किसमें, रदरफोर्ड के मॉडल में, रदरफोर्ड के एटम में क्या लिमिटेशन आई हमारे पास कि रदरफोर्ड किसके बारे में नहीं बता पाया, स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाया। ठीक है, स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाया कि एटम आपका कैसे स्टेबल होगा, वो घूमते घूमते अगर न्यूक्लियस के अंदर चला गया तो वो स्टेबल है ही नहीं। तो ये हमारे पास क्या आ गई, रदरफोर्ड के एटम में लिमिटेशन आ गई। अब इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए हमें एक और थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, जो लास्ट थ्योरी है आपकी, जो किसने हमें दी, बोहर ने हमें दी। ठीक है, तो हमारे पास नील बोहर आए 1930 में, 1913 में हमारे पास नील बोहर आए। इन्होंने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ऑर्बिट में मूव करते हैं, उनकी पर्टिकुलर ऑर्बिट होती है और उस ऑर्बिट में सब इलेक्ट्रॉन्स की अलग अलग एनर्जी होती है। जैसे कुछ इस तरह से कि आपका न्यूक्लियस है बीच में और एक फर्स्ट ऑर्बिट ये है, सेकंड ऑर्बिट ये है, ऐसे ही हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होती हैं। तो जो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इनकी अलग एनर्जी है, सेकंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इनकी अलग एनर्जी है, और आगे जितने भी इलेक्ट्रॉन में ऑर्बिट्स होंगे उनमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी अलग अलग एनर्जी होगी। तो नील बोहर ने हमें क्या बता दिया कि आपके जो भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, किसी अपने अपने कक्ष में मूव कर रहे हैं, और वो उसी कक्ष में ही मूव करते रहेंगे, वो मूव करते हुए इस न्यूक्लियस में नहीं आएंगे। ठीक है, तो इस कारण से हमें क्या पता चल गया कि आपका जो एटम है वो क्या है, स्टेबल है, आपका जो एटम है वो क्या है, स्टेबल है, और वो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को बताता है। ठीक है, तो एटम का स्ट्रक्चर आपको पता है कैसा होता है, बीच में हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और बाहर हमारे पास क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अपनी अपनी ऑर्बिट्स में। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, एक कर्म था जो हमें याद करना है कि सबसे पहले एटम के बारे में किसने बताया। तो सबसे पहले महर्षि कणाद ने हमें बताया, सेकंड उसके बाद कौन आया हमारे पास, जॉन डाल्टन हमारे पास आए, जिन्होंने सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर की थ्योरी हमें बताई। थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें तो कौन आता है, जे थॉमसन आते हैं, जिन्होंने हमें बताया कि जो एटम है वो कैसा है, पल्म पुडिंग की तरह है, एक तरबूज के स्ट्रक्चर की तरह है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ नंबर पे जो साइंटिस्ट हैं उनका क्या नाम था हमारे पास, क्या था, रदरफोर्ड, जिन्होंने किसके बारे में बताया, अल्फा स्कैटरिंग के बारे में बताया। ठीक है, अल्फा स्कैटरिंग के बारे में बताया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आता है कि व्हाई वी यूज अल्फा पार्टिकल ही हमने क्यों यूज किया, एंड सेकंड थिंग इज व्हाई वी यूज गोल्ड फॉइल, हमने यहाँ पे गोल्ड ही क्यों यूज किया। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि हमने अल्फा पार्टिकल ही क्यों लिया है और हमने गोल्ड फॉइल ही यहाँ पे क्यों यूज किया है। ठीक है, थर्ड लास्ट आपके पास आए नील बोहर, जिन्होंने लास्ट में आपको एटम की स्ट्रक्चर को अच्छे से एक्सप्लेन किया और हमें बताया कि एटम आपका क्या है, स्टेबल है, और बीच में हमारे पास न्यूक्लियस होता है और बाहर हमारे पास इलेक्ट्रॉन अपने अपने ऑर्बिट्स में मूव करते हैं। ठीक है, आई होप आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।